Good morning, students. In previous video, we discussed about acquired immunity and types of acquired immunity. We know that the acquired immunities has two types, that is your active immunity and passive immunity. So active immunity is that when antibody is produced or synthesized in our body, जो हम खुद सिंथेसाइज करते हैं, जब एंटीजन हमारे बॉडी में अटैक करते हैं तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है और सिंथेसिस होता है. ठीक है, ये बी सेल क्या करता है, सिंथेसिस करता है एंटीबॉडी बनाने में. तो ये स्लो प्रोसेस हो जाता है बहुत. और जो हम लोग का पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, इसमें तुम्हारा पहले से ही एंटीबॉडी हम क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं. मतलब जब जैसे हमारे बॉडी में एंटीजन चला गया, पैथोजन कोई चला गया, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एंटीबॉडी उस होस्ट सेल में दे देंगे, जिससे कि जो एंटीजन है वो किल हो जाएगा. तो ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है कंपेयर टू योर एक्टिव इम्यूनिटी. तो पैसिव इम्यूनिटी में एक कोलेस्ट्रम IgA होता है. IgA इम्यूनोग्लोबिन A होता है, जो जिसमें जो कोलेस्ट्रम एग्जाम्पल है वो क्या होता है, ऑल्सो प्रोवाइड योर पैसिव इम्यूनिटी. क्योंकि जैसे सोचो क्या है ना कि जो बेबी है, बेबी उसके पास पहले से नहीं होती है एंटीबॉडी, सिंथेसिस नहीं की है. उसने क्या किया, ये जो एंटीबॉडी उसने मॉम से लिया. कौन सा वाला, IgA, उसे उसके मॉम से मिला. जो कोलेस्ट्रम है उसको कहाँ से मिला, उसके मॉम से मिला. तो ये एक्यूट इम्यूनिटी में हो गया. हमने एक्टिव इम्यूनिटी में क्या पढ़ा था कि उससे वो जन्म से ही रहता है. जब वो जन्म होता है वो इम्यूनिटी वो लेकर ही पैदा होता है. बट जो पैसिव इम्यूनिटी है वो क्या होता है, जब वो दुनिया में आता है तब जाके उसको ये एंटीबॉडी मिलता है. ये इसको कहाँ से मिलता है, उसके मॉम से मिलता है. जो कोलेस्ट्रम होता है वो येलोइश मिल्क जो होता है, मॉम के मिल्क से उसे बेबी को मिलता है. तो उसे प्री फॉर्म मिल गया उसको. ठीक है, तो हमें पता चल गया कि एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी क्या है. जो पैसिव इम्यूनिटी, जो कोलेस्ट्रम है, उसमें क्या एंटीबॉडी होता है, तुम्हारा IgA. ठीक है, ऑल्सो प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी. क्योंकि जो बच्चा जन्म होता है, ठीक है, जन्म जब होता है उसके पास वो होता नहीं, वो कहाँ से लेता है ये एंटीबॉडी, उसके मॉम से लेता है. वो कहाँ से मिलता है, उसके मिल्क से मिलता है. आफ्टर दैट जो पैसिव होता है वो प्री फॉर्म एंटीबॉडी इंजेक्ट किया जाता है, और ये फर्स्ट होता है जो हमने पहले से सुना हुआ है. तो आज अभी जो हम पढ़ेंगे वो होगा इम्यूनाइजेशन और एंड वैक्सीनेशन. ये इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन ये क्या होता है, टोटली बेस्ड ऑन मेमोरी होता है ऑफ द इम्यून सिस्टम. किस पे बेस्ड होता है ये, बेस्ड ऑन मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम. ये मैंने क्यों बोला, ये मेमोरी पे बेस्ड क्यों होता है. अब देखो, जब पहली बार हमारे पास कोई बीमारी आई तो हमारे पास उसके लिए एंटीबॉडी नहीं थी. ठीक है, उस टाइम हमारे बॉडी ने एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर दिया. जब हमारे बॉडी में क्या एंटीजन जब चला गया तो हमारे बॉडी में पहले से एंटीबॉडी नहीं था, लेकिन जैसे वो गया तब हमारे बॉडी ने एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर दिया. लेकिन अगली बार जब ये बीमारी हमारे बॉडी में फिर से होगी, ठीक है, ये पैथोजन जब हमारी बॉडी में फिर से एंट्री करेगा तो हमारी बॉडी में पहले से एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, क्योंकि वो हमारे बॉडी में दूसरी बार आ रहा है. ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं कि जब नेक्स्ट टाइम वो आएगा, तुम्हारा जो बीमारी आएगा वो डायरेक्ट अब क्या करेगा, एंटीबॉडी उसको किल कर देगा. तो इसलिए जो इम्यूनाइजेशन और इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था स्मॉल पॉक्स के खिलाफ, ये बोला था कि जब एक स्मॉल पॉक्स एक पार्टिकुलर पर्सन को जब हो गया, ठीक है, उसने दोबारा उसके सिम्टम्स नहीं आए, क्योंकि उसने उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना रखा था, और वह एंटीबॉडी दोबारा स्मॉल पॉक्स के पैथोजन के आते ही किल कर देगा. मतलब देखो, एक बार स्मॉल पॉक्स हो गया,
ये उसके मेमोरी में सेट हो गया कि ये एक बार मुझे हो चुका है, तो उसने एंटीबॉडी तो बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब यही पैथोजन दोबारा आएगा तुम्हारे बॉडी में, ये दोबारा स्मॉल पॉक्स जब आएगा तो उसके पास एंटीबॉडी तो बनाया हुआ है, वो डायरेक्ट उसको अटैक कर देगा, जिससे तुम्हारा दोबारा चांस नहीं है कि स्मॉल पॉक्स तुम्हें हो। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक ही बार स्मॉल पॉक्स जो होता है ना, एक ही बार होता है। तो इस चीज़ को समझते हुए उन्होंने वैक्सीनेशन का आगे मतलब आगे बढ़ाया कि कैसे हम इसको रोक सकते हैं, इस बीमारी को। तो उन्होंने क्या किया, प्रीपेड एंटीजन फॉरेन पार्टिकल जो है उसको प्रिपेयर किया, यानी जैसे प्रोटीन एंटीजन ही प्रोटीन है, इनएक्टिव वीकेंड, उन्होंने प्रीपेड एंटीजन बनाया, ठीक है, जो कि वीकेंड था। प्रीपेड एंटीजन, उन्होंने एंटीजन बनाया जो क्या था, इनएक्टिव था, इनएक्टिवेटेड और वीकेंड था। मतलब अब सुनो, अब क्या होगा, ये जो प्रीपेड एंटीजन उन्होंने जो बनाया, ठीक है, वो क्या करेंगे, अब बॉडी में किसी भी ऑर्गेनिज्म में इंजेक्ट कर देंगे। देने के बाद ये जो एंटीजन जो हमने बनाई ये हमारे बॉडी को हार्म नहीं करेगा, लेकिन एंटीबॉडी को तो पता नहीं है कि ये तो नकली वाला एंटीजन है। वो अपना एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगा एकदम जोरों तोरों से, उसे लगेगा कि ये सच में एंटीजन है, बट ये तो वीकेंड है, इनएक्टिव है, जो हमारे बॉडी को हार्म नहीं करेगा। जब ये हमारे बॉडी में एंटीजन जब इंजेक्ट कर देंगे तो एंटीबॉडी तो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। एंटीबॉडी जब प्रोड्यूस होगा, किसके लिए हो रहा है, तुम्हारा इस एंटीजन के लिए हो रहा है। तो प्रोड्यूस होने के साथ साथ क्या होगा, जब असली वाला जब एंटीजन तुम्हारे बॉडी को जब अटैक करेगा तो प्रीपेड जो एंटीबॉडी है उसको डायरेक्ट जाके अटैक कर देगा, जिससे कि तुम एकदम ठीक रहोगे, ठीक है। हमें पता है ये प्रीपेड एंटीजन है जो कि इनएक्टिव है, लेकिन एंटीबॉडी को तो नहीं पता है कि इनएक्टिव है। वो तो अपना काम करेगा, एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगा। जब असली वाला जब अटैक करेगा तो जो हमारा एंटीबॉडी बना हुआ था वो जाके उस एंटीजन को अटैक करेगा और उसको मार देगा। नेक्स्ट आता है तुम्हारा क्या, बी सेल एंड टी सेल। ये क्या होता है, ये जनरेट मेमोरी करता है, ठीक है। वो रिकॉग्नाइज करता है पैथोजन को क्वाइकली, बहुत जल्दी पहचान लेता है पैथोजन को। तो क्या करता है ये बी सेल टी सेल, क्या करते हैं, मेमोरी जनरेट करते हैं। मेमोरी जनरेट करते हैं और ये क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं पैथोजन को क्वाइकली। बहुत जल्दी पैथोजन को पहचान लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, हमने जो पढ़ा था एडवर्ड जेनर, वैक्सीनेशन के लिए कुछ जो डेड पैथोजन या इनएक्टिव पैथोजन थे उनको क्या क्या ऑर्गेनिज्म के बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। वह इनएक्टिव थे इसलिए डिजीज़ कॉज नहीं हुआ, लेकिन हमारे बॉडी ने क्या किया, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लिया। अब जब असली ऑर्गेनिज्म आएगा तो हमारे पास उसके खिलाफ एंटीबॉडी ऑलरेडी है, ठीक है, जो हमने वैक्सीनेशन के वक्त बनाया था, ठीक है। जो रियल पैथोजन के खिलाफ हम क्या करेंगे, उस डिजीज़ नहीं होगी, हमें कोई डिजीज़ नहीं होगी, क्योंकि जब रियल पैथोजन एंट्री करेगा हमारे बॉडी में, वो जो एंटीबॉडी है बना हुआ वो डायरेक्ट उसको मार देगा, जिससे कि हमें डिजीज़ नहीं होगी। तो अब क्या है, बी सेल एंड टी सेल जो मेमोरी जनरेट करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा पैथोजन को, बहुत जल्दी पहचान लेगा कि ये रियल पैथोजन है, ठीक है। अब है तुम्हारा टीटेनस, टीटेनस एंटी टॉक्सिन। अभी टीटेनस क्या है, देखो, ये एक, अगर सोचो एक पर्सन को, हाँ, वो पर्सन वो इन्फेक्टेड है कुछ डेडली माइक्रोब्स से, ठीक है, टू विच कोई एक इम्यून रिस्पॉन्स उसको इज रिक्वायर्ड एज इन टीटेनस। वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट द प्री फॉर्म एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन। मतलब जब ये टीटेनस जो होता है, ये अगर तुम्हें एक बार हो गया क्वाइकली, ये बहुत डेडली माइक्रोब्स होता है जो तुम्हारे बॉडी में क्वाइक रिस्पॉन्स देता है। इस टीटेनस को अगर हटाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली जल्दी से प्री फॉर्म जो एंटीबॉडी है वो इंजेक्ट कर देना पड़ेगा, ताकि ये इसको मतलब रोक सके,
जैसे कि सोचो स्नेक वेनम होता है, ठीक है। इन केस ऑफ क्या होता है, जब स्नेक तुम्हें बाइट करता है तब तुरंत तुम्हारे बॉडी एंटीबॉडी नहीं बना पाता है, तो इससे इंसान मर भी सकता है। तो उस केस में क्या करते हैं, उन लोग डायरेक्ट जो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी बॉडी होता है वो तुम्हारे बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं अगेंस्ट द स्नेक वेनम। तो टिटेनस के केस में भी ऐसा होता है, अगर कोई सफ़र है टिटेनस से तो हम क्या करेंगे, प्री फॉर्म जो एंटीबॉडी बना हुआ है, जो एंटीटॉक्सिन बना हुआ है, वो हम डायरेक्टली इंजेक्ट कर देंगे जिससे कि वो इंसान बच जाएगा। इफ़ ए पर्सन इज इन्फेक्टेड, ठीक है, अगर वो इन्फेक्टेड है विथ सम डेडली माइक्रोब्स, डेडली माइक्रोब्स, तो हम क्या करेंगे, टू विच क्विक इम्यून रिस्पॉन्स देगा हमारे बॉडी में, हमारी बॉडी को एक क्विक इम्यून रिस्पॉन्स देगा, इज रिक्वायर्ड एज इन टिटेनस। तो हम क्या करेंगे, वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट the preformed antibodies or antitoxic। जब ये टिटेनस होगा, जब हमारे बॉडी में डेडली माइक्रो जब एंट्री करेगा तो हमारा बॉडी क्वाइक रिस्पॉन्स करेगा, तो उस केस में एंटीबॉडी इतना जल्दी नहीं बना पाएंगे, तो हम प्री फॉर्म जो एंटीबॉडीज़ है वो हम इंजेक्ट कर देंगे उस पर्सन के बॉडी में। उसी तरह जैसे स्नेक वेनम होता है, जब किसी पर्सन को स्नेक काट देता है तब हमें क्या करता है, जल्दी से प्रीफॉर्म एंटीबॉडी देना पड़ता है, क्योंकि हमारा बॉडी उस समय इतना जल्दी एंटीबॉडी नहीं बना पाता है, क्योंकि उसे पता, हम लोग को पता है कि वो स्लो प्रोसेस होता है। जैसे अगर वो अपना एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर दे तो इंसान तो मर भी सकता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे स्नेक बाइट करेगा तो हम प्रीफॉर्म जो एंटीबॉडी है वो इंसान के शरीर में दे देंगे, जिससे कि वो स्नेक वेनम जो उसका जो जहर है वो मतलब निकल जाए। इन केस ऑफ स्नेक बाइट क्या होता है कि द इंजेक्शन विच इज़ गिवन टू द पेशेंट कंटेन प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट द स्नेक वेनम। Injection which is given to the patient, उसमें क्या होता है, which is given to the patient contain preformed antibodies against the snake venom। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, हमने तो सुना होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। काफ़ी सारी जो पैथोजन के जितने भी एंटीजेनिक प्रोटीन हैं, कुछ एंटीजन हैं जिनको हमारे बॉडी में ला सकते हैं और उनका लार्ज स्केल में प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। अब उसको किसी की बॉडी इंजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, बॉडी क्या करेगा, उसके खिलाफ हथियार बनाएगा। ठीक है, मतलब जैसे हमारी बॉडी में अगर किसी पैथोजन को हमने डाल दिया जो इनएक्टिव है, ठीक है, हमने उसे डाल दिया और वो बहुत मात्रा में अगर प्रोडक्शन हुआ तो हमारी बॉडी में भी एंटीबॉडी बनाना शुरू हो जाएगा और उसके खिलाफ हथियार भी बनाना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अब क्या होगा, वो जो एंटीजन हमारे बॉडी में था वो तो इनएक्टिव था और वो वीकेंड था। अब जब रियल पैथोजन तुम्हारे बॉडी में एंट्री करेगा तो वो जो तुम्हारा क्या रियल एंटीजन तुम्हारे बॉडी में जब अटैक करेगा तो वो जो एंटीबॉडी बना हुआ था वो वीकेंड एंटीजन के लिए वो रियल पैथोजन को अभी अटैक करेगा, जिससे कि वो जो पैथोजन है वो मर जाएगा और हम सेफ रहेंगे। नाउ हेपेटाइटिस बी, दैट इज बी वैक्सीन जो होता है वो बनता है तुम्हारे ईस्ट से, फ्रॉम ईस्ट से बनता है।
हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है वो बनता है तुम्हारे इससे। तो यहाँ पे जो इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन है उसको मैं और एक बार बोलती हूँ, ये हमारे मेमोरी के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, मेमोरी के ऊपर कैसे बेस्ड होता है, जैसे जब पहली बार तुम्हें कोई एंटीजन अगर अटैक करेगा, ठीक है, कोई बीमारी अगर तुम्हें अटैक करेगी तब वो एंटीबॉडी नहीं होती है, उस टाइम में हमारे बॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी धीरे धीरे बनाना स्टार्ट करता है। अगली बार जब यही बीमारी तुमको अटैक करेगा, पैथोजन तुम्हें अटैक करेगा, तो क्या होगा, हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडी बना हुआ था, प्रेजेंट था, वही जाके उसको डायरेक्ट अटैक करेगा, क्योंकि उसे पता है ये दूसरी बार आया है, तो एंटीबॉडी तो पहले से बना हुआ है, तो उसे जाके डायरेक्ट अटैक कर देगा। जैसे कि एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था एक स्मॉल पॉक्स के खिलाफ। उन्होंने क्या कहा था कि एक बार जब एक पर्सन को स्मॉल पॉक्स हो गया तो दोबारा जो उसके सिम्टम्स हैं वो नहीं आते। क्यों नहीं आते, क्योंकि एंटीबॉडी पहले से उसके पास होता है, तो उसे पता होता है कि अगर ये फिर से आए तो यही एंटीबॉडी मैं उसको दोबारा उसके खिलाफ यूज़ कर लूँगा और उसे मार दूँगा। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे प्रीपेड एंटीजन, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने प्रीपेड एंटीजन, कुछ फॉरेन पार्टिकल्स थे जो इनएक्टिव थे, ठीक है, और वो वीकेंड थे, उन्होंने क्या किया, एक ऑर्गेनिज्म में दे दिया। देने के साथ साथ उस ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो गया। उन एंटीबॉडी को पता नहीं था कि ये वाला नकली वाला इनएक्टिव वाला एंटीजन है, उन्होंने तो अपना एंटीबॉडी बना लिया, और जो हमारे बॉडी में एंटीजन दिया गया था वो क्या था, इनएक्टिव था, जो हमारे बॉडी को हार्म नहीं कर रहा था। अब जब रियल एंटीजन जब एंट्री करेगा तो वो जो एंटीबॉडी बना हुआ था वो जाके उसको अटैक कर देगा, तो इससे हमारे बॉडी को हार्म नहीं होगा। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पे जो बी सेल टी सेल होता है वो क्या करते हैं, मेमोरी जनरेट करते हैं, वो रिकॉग्नाइज करते हैं पैथोजन को, बहुत क्वाइकली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि यही वाला है जिसको हमें मारना है। और बी सेल तो क्या बनाता है, तुम्हें तो पता है, एंटीबॉडी बनाता है, किसके खिलाफ, एंटीजन के खिलाफ। अब टीटेनस देखो, यहाँ पे क्या होता है, टीटेनस जब किसी को होता है ना, उसमें क्या होता है, उसको एक क्वाइक इम्यून रिस्पॉन्स मिलता है उसके बॉडी को, बहुत डेडली माइक्रोब होता है जो जब तुम्हारे बॉडी में अटैक करता है तो वो बहुत क्वाइक रिस्पॉन्स देता है तुम्हारी बॉडी में। तो इस टाइम में तुम्हारा एंटीबॉडी जो फॉर्मेशन है वो धीरे धीरे होता है, तो हम क्या करते हैं, प्री फॉर्म एंटीबॉडी डायरेक्टली दे देते हैं, एंटीटॉक्सिन देते हैं, जिससे वो ठीक हो जाए। आफ्टर दैट स्नेक वेनम, तो जब किसी को स्नेक बाइट करता है, बाइट करने के साथ साथ देखना अगर जहर बहुत जल्दी फैल जाता है और वो इंसान मर भी सकता है, तो उस टाइम में हम एंटीबॉडी का जो प्रोसेस अगर हम उसका वेट करेंगे तो तब क्या होगा, वो इंसान मर जाएगा, वो बहुत स्लो प्रोसेस है। तो हम क्या करेंगे, प्री फॉर्म जो एंटीबॉडी है वो इंजेक्ट कर देंगे, जिससे कि वो काम करे अगेंस्ट द स्नेक वेनम। अब लास्ट में एक चीज़ है, देखो हेपेटाइटिस बी जो होता है, इसका जो वैक्सीन होता है वो बना होता है तुम्हारे ईस्ट से, ठीक है, इससे बनाई गई है ये जो तुम्हारा हेपेटाइटिस बी है। तो क्या होता है, इसमें इनएक्टिव जो होते हैं ना, इनएक्टिव पैथोजन, हिट किल पैथोजन जो हमारे बॉडी में है, ये इसको क्या करते हैं, हम इनएक्टिव जो पैथोजन है हमारे बॉडी में अगर इंजेक्ट कर दिया जाए तो हमारे बॉडी को वो हार्म नहीं करता है, ठीक है, तो उसके खिलाफ क्या होता है, एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाता है। तो बनने के बाद जब तुम्हारा असली वाला जब एंटीजन तुम्हें अटैक करेगा तो तुम्हें क्या होगा, कोई हार्म नहीं होगा, क्योंकि एंटीबॉडी बना हुआ है और वो एंटीबॉडी एंटीजन को खा देगा व किल कर देगा। अब हम पढ़ेंगे तुम्हारा एलर्जीज। एलर्जी से हम क्या समझ सकते हैं, एलर्जी है क्या, जैसे कभी हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जब न्यू प्लेस में जाते हैं और सडनली हम लोग स्नीजिंग करने लग जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़ोर ज़ोर से खांसते हैं व हच्ची देते हैं, क्या होता है, हमारे नोज़ में इरिटेशन होता है, वो जो इरिटेशन हो रहा है हमारे नाक में, व हमें जो प्रॉब्लम हो रहा है, तुम्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ एलर्जी। और ये एलर्जी आता कहाँ से है, तुम्हारा पोलन से व माइट से व डस्ट सैंड, ये सब तुम्हारा क्या है, एलर्जेंस है जो एलर्जी को कॉज करता है, ठीक है। जब भी तुम यहाँ से किसी न्यू प्लेस में जाओगे तो तुम्हें ये सब ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे व पॉलेंस होंगे, ऐसे प्रदूषण मतलब होंगे जो तुम्हारे नोज़ को इरिटेशन करेंगे, बाद तुम्हें वो क्या बोलते हैं, सांस लेने में तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगा। तो क्या होता है यहाँ पे,
एलर्जीज का मतलब whenever you go from one place to another place, इसमें क्या होगा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगा, स्नेजिंग होगा, इन्वायरमेंट सूट नहीं करेगा, ये सब डिफरेंट रीजन होता है ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन, इंसेक्ट और माइट्स। तो पॉलन व जो माइट्स होता है, बस सैंड होता है, डस्ट एक्सेट्रा, ये सब जो होते हैं ना, ये रीज़न होते हैं तुम्हारे एलर्जी कॉज करने का। ये सब एलर्जेंस है जो एलर्जी कॉज करते हैं, उसको हम एलर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम पॉलन को इनहेल कर लेते हैं तो एलर्जी क्या होता है, एलर्जी कॉज होता है। तो एलर्जी कॉज करने वाला जो एजेंट्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एलर्जेंस बोलते हैं, जो एलर्जी को कॉज करता है। यहाँ पे देखो, सोचो ये जो पॉलन, ये हम लोग का फिलामेंट है, ये हम लोग का बाइलोब्ड एंथर है। एंथर से क्या निकलेगा, तुम्हारा पॉलन निकलेगा, थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ पॉलन। ये तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है प्लांट्स का, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। यहाँ पर है तुम्हारा ओव्यूल। ठीक है, यहाँ से कोई एक पॉलन जाके इसके साथ अटैच्ड होगा। ठीक है, एक पार्टिकुलर पॉलन जो क्या होगा, फीमेल रिसेप्टिव सरफेस पे जाके अटैक करेगा, चाहे वो आप वाटर के थ्रू जाए व वाइंड के थ्रू जाए, लेकिन ये पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, जो थाउजेंड्स ऑफ पॉलन जो है, इसमें से एक ही तो इसके पास जाएगा, तो ये कौन सा वाला जाएगा तो हमें पता नहीं है। विंड जो वाटर होता है, ये तो पर्टिकुलर उनका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, कहीं पर भी चले जाते हैं। तब तो फिर जब हवा आती है ना, तो ये सब पॉलन्स हमारे इन्वायरमेंट में बिखरे रहते हैं, जिससे कि अगर हम वहाँ पे जाके अगर क्या बोलते हैं, अगर वहाँ पे जाए तो हमें क्या होगा, नोज़ में इरिटेशन होगा और हमें स्नीजिंग होगी इसी पॉलन्स के कारण। ठीक है, तो पॉलन्स क्या करते हैं, पॉलन्स को अगर हम इनहेल कर लेते हैं तो हमें एलर्जी हो जाता है। तो हम बोल सकेंगे कि एलर्जी इज़ ए काइंड ऑफ एक्स एग्रीगेटेड, मतलब ये हाई इंटेंसिटी रिस्पॉन्स करता है, इम्यून रिस्पॉन्स, जिसको हम बोलते हैं एलर्जी। और किसके अगेंस्ट करता है, एलर्जेंस के अगेंस्ट। तो एलर्जी जो है वो क्या है तुम्हारा, इज ए काइंड ऑफ एक्स एग्रीगेट response of immune system। एक्स एग्रीगेट रेस्पॉन्स, एक्स एग्रीगेट इम्यून रेस्पॉन्स होता है, इम्यून रेस्पॉन्स होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एलर्जी। और किसके खिलाफ करते हैं, अगेंस्ट एलर्जेंस। तो एलर्जेंस क्या क्या है तुम्हारा, जैसे पॉलन, माइट्स, डस्ट, बस, सेंट, ये सब तुम्हारा एलर्जेंस है। तो एलर्जी क्या है, एक्स एग्रीगेटेड, मतलब हाई इंटेंसिटी रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। जब हमारे अंदर एलर्जन चले जाते हैं तो ये एलर्जी कॉज करता है, हमारे बॉडी को एक रिस्पॉन्स देते हैं, जिससे हम स्नीजिंग करने लग जाते हैं, हच्ची देने लग जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर एलर्जन चला चुका है। सॉरी, मुझे लगता है मुझे भी हो गया। चलो, अब यहाँ पे क्या होगा, IgE, ये क्या होता है, IgE, ये ड्यूरिंग एलर्जी IgE रिलीज होता है। ये तुम्हारा एक एंटीबॉडी होता है ड्यूरिंग एलर्जी। जब एलर्जी होता है ना तो ये IgE रिलीज होता है, वेरियस एलर्जी सिम्टम के साथ रिलीज होता है, जैसे कि स्नीजिंग होगा, तुम्हें कफ होगा, टीयर्स फ्रॉम आइज, तुम्हारे आँखों से पानी निकलेगा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगा। ये कब सिंथेसिस होता है, जब हमारे बॉडी में एलर्जी जाता है, तब जाके IgE रिलीज होता है। ठीक है, IgE रिलीज कब होता है, ड्यूरिंग एलर्जी। ड्यूरिंग IgE रिलीज कब होता है, ड्यूरिंग एलर्जी IgE रिलीज होता है। इसमें क्या होता है, वेरियस एलर्जन जो सिम्टम्स क्रिएट करते हैं, वेरियस एलर्जेंस
सिम्टम्स में क्या दिखाई देंगे तुमको? तुम्हें कफ होगा, स्नीजिंग होगी, आफ्टर दैट आँखों से पानी निकलेगा, ट्रेल्स फ्रॉम आईज, उसके बाद ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगा। तो आईजी सिंथेसिस कब होता है? जब हमें किसी मतलब एलर्जी होता है, तब जाके आईजीई रिलीज होता है। ठीक है, तो वेरियस एलर्जेंस के कारण ये सब होता है। तो सिम्टम्स है, जब भी तुम्हें कफ, स्नीजिंग, बार तुम्हारी आंखों से पानी निकलेगा तो तुम समझ लेना कि तुम्हें एलर्जी हो चुका है। तो इसके लिए किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। कुछ टाइम के बाद एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है ना, मतलब एक हाईली रिस्पॉन्स होता है। जैसे तुम्हें तुम्हारे अंदर अगर कोई डस्ट पार्टिकल चला गया, तभी तुम अगर स्नीजिंग कर दोगे, खांस दोगे, तो वो तभी निकल जाता है। तो उसके लिए तो ये डॉक्टर के साथ इतना कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो तभी ठीक हो जाता है। तो पार्टिकुलर एलर्जन जो होते हैं, आफ्टर द एंट्री एलर्जेंस इन आवर बॉडी, वो क्या करते हैं? सिग्नल देते हैं। ठीक है, जब हमारे बॉडी में एलर्जेंस जब एंट्री करते हैं तो ये हमारे मस्ट सेल को, एक मस्ट सेल होता है, उसको सिग्नल देते हैं। तो उसमें दो चीज़ की सिंथेसिस होती है। एक है तुम्हारा हिस्टामाइन और एक है तुम्हारा सेरोटोनिन, जो क्या करते हैं? कॉन्सेंट्रेशंस को बढ़ा देते हैं। जब हमारे बॉडी में अगर कोई एलर्जेंस जब एंट्री करता है तो वो क्या करता है? मस्ट सेल को सिग्नल देता है। तो वो मस्ट सेल क्या करते हैं? टू टाइप्स के दो चीज़ को सीक्रेट के मतलब वो करते हैं, सिग्नल देते हैं। मस्ट सेल क्या चीज़ बनाते हैं? तुम्हारे सिग्नल यही देते हैं कि वो एज ए हिस्टामाइन, और तुम्हारा एक सेरोटोनिन होता है जो केमिकल रिलीज़ करता है। एलर्जी इज ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल लाइक हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। ठीक है, वो कहाँ से रिलीज होता है? तुम्हारा मस्ट सेल से। तो एलर्जी जो होता है वो क्या होता है? इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल, इसलिए होता है इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल। ये केमिकल का नाम जो मैंने बोला, हिस्टामाइन और सेरोटोनिन, ये कहाँ से रिलीज होता है? तुम्हारे मस्ट सेल से। ठीक है, तो एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल लाइक हिस्टामाइन एंड तुम्हारा जो सेरोटोनिन होता है, सेरोटोनिन, ये क्या होते हैं? कहाँ से निकलते हैं? फ्रॉम द मस्ट सेल। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? तो जो रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शंस ऑफ एलर्जेंस के, तब हम क्या करेंगे? हम ड्रग्स लेते हैं एलर्जी को ठीक करने के लिए। तो वो ड्रग्स का नाम है तुम्हारा हिस्टामाइन, एड्रेनालिन, स्टेरॉइड। इसको लेने से क्या होता है? जो एलर्जी होता है ना, वो ठीक हो जाता है। तो हम एलर्जी को ठीक करने के लिए क्या क्या लेते हैं? द यूज़ ऑफ ड्रग लाइक एंटीहिस्टामाइन लेंगे हम। हिस्टामाइन के खिलाफ ले रहे हैं तो हम एंटीहिस्टामाइन ही तो लेंगे। उसके बाद स्टेरॉइड लेंगे। उसके बाद हम क्या लेंगे? एड्रेनालिन, जो क्या करते हैं? हमारे क्वाइट रिड्यूस द सिम्टम ऑफ एलर्जी, जल्दी जल्दी जो एलर्जी के सिम्टम्स है उसको रिड्यूस कर देते हैं। क्वाइटली क्या करते हैं? क्वाइटली रिड्यूस्ड द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। ठीक है, ये मस्ट सेल वाला और एक बार बता देती हूँ। इसमें क्या होता है? जो हमारा एलर्जी होता है वो रिलीज़ होता है, किसके रिलीज़ होने से होता है? केमिकल, ये तुम्हारे हिस्टामाइन और सेरोटोनिन के रिलीज़ होने से हमारे एलर्जी होता है। तो ये हिस्टामाइन और ये सेरोटोनिन निकलता कहाँ से? तुम्हारे मस्ट सेल से निकलता है। तो इस ड्रग को, मतलब इस चीज़ को कम करने के लिए, इसको रोकने के लिए हम किस ड्रग का यूज़ करते हैं? एंटीहिस्टामाइन और स्टेरॉइड और एड्रेनालिन का यूज़ करते हैं, जिससे कि जो सिम्टम्स ऑफ एलर्जी है वो क्वाइटली बहुत जल्दी रिड्यूस्ड हो जाता है।
इतना तक है। मैं इसको फिर ब्रीफली एक बार बोल देती हूँ। ये जो एलर्जीज है वो कैसे होता है, जब तुम कभी न्यू प्लेस में घूमने के लिए जाओगे तो तुम्हें अचानक से उस इन्वायरमेंट में सेट होने में तुम्हें थोड़ा वक्त लगेगा। तो अचानक से तुम्हें उस वहाँ पे जो पोलेंस व डस्ट व माइट्स होंगे उनके बीच में अगर तुम रहोगे तो तुम्हें क्या होगा, स्नीजिंग होगा व कफ होगा। ठीक है, जब ये होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या हुआ है, एलर्जी हुआ है। तो एलर्जी क्या होता है, इस अ काइंड ऑफ एक्स एग्रीगेट इम्यून रिस्पॉन्स, जिसको हम बोलते हैं एलर्जी। एक हाईली इंटेंस इम्यून रिस्पॉन्स देता है। जब ये तुम्हें एलर्जी जब तुम्हारे बॉडी में जाता है ना, तो क्वाइटली रिस्पॉन्स, जो हम स्नीजिंग करते हैं वही क्वाइट रिस्पॉन्स होता है, तभी तभी वो बाहर निकल जाता है। वो जो एलर्जेंस तुम्हारे अंदर घुसा था, अगर तुम कफ और स्नीजिंग करोगे तो वो तभी तभी निकल जाएगा। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एलर्जी। एलर्जी इज अ काइंड ऑफ एक्स एग्रीगेट इम्यून रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एलर्जी, जो अगेंस्ट एलर्जेंस। एलर्जेंस जब तुम्हारे बॉडी में जाता है तब जाके तुम्हें एलर्जी होता है। एलर्जेंस क्या क्या हो सकते हैं, तुम्हारा पोलन, माइट, डस्ट एंड सेट। अब देखो IgE, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन जो E होता है, ये क्या होता है, सिंथेसाइज कब होता है, जब एलर्जी हो तुम्हें। ड्यूरिंग एलर्जी तब क्या होता है, जब एलर्जी होता है तब तुम्हें IgE रिलीज होता है। ये IgE क्या होता है, वेरियस एलर्जेंस जो होते हैं उसके सिम्टम्स तुम्हें देखने को मिलेंगे। कफ होगा, स्नीजिंग होगा, तुम्हारे आंखों से पानी निकलेगा, तुम्हें प्रॉब्लम होगा ब्रीथिंग में, तब तुम समझ जाओगे कि तुम सफ़र हो एलर्जी से। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे अंदर एलर्जेंस जा चुका है, और जब एलर्जी तुम्हारे अंदर जाएगा तब ये IgE रिलीज कर देगा। आफ्टर दैट ये जो एलर्जी है ये कैसे रिलीज होता है, इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल। ये दो केमिकल है जो कि तुम्हारे मस्ट सेल से रिलीज होते हैं। ठीक है, जब ये दोनों, जब हिस्टामाइन और सेरोटिन जब रिलीज होंगे तब तुम्हें क्या होगा, एलर्जी का पता चलेगा। ये निकलता कहाँ से है, तुम्हारे मस्ट सेल से। ठीक है, अब एलर्जी को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, एंटी हिस्टामाइन बाय स्टेरॉइड को लेंगे, जिससे क्वाइटली वो क्या करता है, एलर्जी को रिड्यूस कर देता है, वो सिम्टम्स को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो आज हमने जो पढ़ा वो पैसिव इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा। तो मैं इसको एक बार फिर से ब्रीफली बोलने की कोशिश करूँगी। जो पैसिव इम्यूनिटी जो हमने पढ़ा, पैसिव इम्यूनिटी होता क्या है, वो होता है जो प्री फॉर्म एंटीबॉडी जब हम किसी होस्ट सेल में देते हैं एंटीजन के खिलाफ, एक फर्स्ट प्रोसेस होता है। तो पैसिव इम्यूनिटी में सोचो, एक बच्चा ने जन्म लिया, उस बच्चे के पास IgA पहले नहीं था, उसको ये IgA कहाँ से मिला, मदर से मिला। जो कोलेस्ट्रम होता है वो मदर के मिल्क से मिला, तो वो एक एंटीबॉडी हो गया जिससे उसको लड़ने का हिम्मत देगा। ठीक है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन, जो क्या होता है, बेस्ड ऑन मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है, सोचो जब तुम्हें पहली बार कोई बीमारी हो चुकी है, ठीक है, पहली बार जब तुम्हें कोई बीमारी आई थी तो तुम्हारे बॉडी में एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर लिया था। लेकिन अगली बार जब ये बीमारी तुम्हें फिर से होगी, पैथोजन जब तुम्हारी बॉडी में फिर से एंट्री करेगा, उस टाइम पे क्या होगा, एंटीबॉडी तो तुम्हारे बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट है, तो वो जाके उसको डायरेक्ट किल कर देगा, क्योंकि वो दूसरी बार आया है। तो उसके पास तो एंटीबॉडी पहले से बना हुआ है, उसके पास मेमोरी में है कि तुम तो पहले भी आ चुके थे, अब इस बार अगर आओगे तो तुम्हारी खैर नहीं है। तो इसलिए इम्यूनाइजेशन जो है ना, वो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो एडवर्ड जेनर ने दिया था। उन्होंने डिस्कवर किया था स्मॉल पॉक्स के खिलाफ। ये जो स्मॉल पॉक्स बोलते हैं ना, कि अगर एक बार किसी को हो गया दूसरी बार उसको नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसके मेमोरी में सेट होता है कि ये मुझे एक बार हो चुका था, इस बार हुआ तो मेरा एंटीबॉडी बहुत स्ट्रांग है, वो डायरेक्टली उसको किल कर देगा। क्योंकि सेकेंडरी रिस्पॉन्स में उसका जो हाई इंटेंसिटी होता है इम्यून सिस्टम, ठीक है, हाई रहता है, जिससे कि वो पैथोजन को डायरेक्टली अटैक करके मार देता है। अब जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक ही बार स्मॉल पॉक्स हो रहा है, तो इस चीज़ को समझते हुए वैक्सीनेशन का आगे बढ़ाया कि कैसे हम इसको रोक सकते हैं, इस बीमारी को कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, प्रिपेयर्ड एंटीजन बनाया, जो कि तुम्हारा इनएक्टिव और वीकेंड था, बहुत ही कमज़ोर था। उन्होंने ये जो प्रिपेयर्ड एंटीजन है इनएक्टिव वाला, वो तुम्हारे क्या करते हैं, होस्ट सेल में एंटर कर देते हैं एंटीजन, जिससे कि एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाता है। इस एंटीबॉडी को तो पता नहीं है कि ये तो
इनएक्टिव एंटीजन है वो तो जोरों शोरों से एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद जब रियल में पैथोजन एंट्री करता है, एंटीजन रियल वाला जब एंटीजन आता है उसके पास तो एंटीबॉडी है ही, ये एंटीबॉडी जाके रियल वाले को अटैक कर देता है जिससे कि हमारा जो बॉडी है वो सेफ होता है। उसके बाद हमारा बी सेल और टी सेल क्या करते हैं, मेमोरी जनरेट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, मतलब पैथोजन को बहुत जल्दी उन लोग रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। यही है जो क्या करते हैं, एंटीजन को क्या करते हैं, ये जल्दी से उस पैथोजन को पहचान लेते हैं और एंटीबॉडी उसको जाके अटैक कर लेता है। तो हमने बी सेल टी सेल के बारे में पढ़ा था कि बी सेल क्या करता है, कुछ केमिकल्स सीक्रेट करता है जो कि प्रोटीन है एंटीबॉडी, और टी सेल क्या करता है, बी सेल को हेल्प करता है एंटीबॉडी बनाने में। अब टीटेनस जो कि एंटीटॉक्सिन, अगर कोई पर्सन सफ़र है, ठीक है, उसके बॉडी में कोई डेडली माइक्रोब चला गया तो उसके वो क्या होता है, उसमें क्वाइक इम्यून रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, वो मतलब इतना प्रॉब्लम में हो जाता है कि उसका एंटीबॉडी बनना इतना बहुत जो स्लो प्रोसेस है, तो एंटीबॉडी इतना जल्दी नहीं बन पाता है। तब हम क्या करते हैं, जो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ होता है हम उसके बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, अब या एंटीटॉक्सिन दे देते हैं जिससे कि वो इंसान बच जाता है। उसी तरह जब तुम्हें सांप काटता है, सांप काटने के साथ साथ हमारा बॉडी इतना जल्दी एंटीबॉडी नहीं बना पाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, प्री फॉर्म्ड जो एंटीबॉडी है हम वो इंजेक्ट कर देते हैं जिससे कि वो इंसान बच जाए। और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो पूछा जाता है कि ये किससे बना होता है, तुम्हारे ईस्ट से, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, पैसिव इम्यूनिटी, उसका जो तुम्हारा एंटीबॉडी जो तुम्हारा ए है वो कहाँ पे होता है, कोलेस्ट्रम में होता है, ये क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशंस, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद बी सेल टी सेल क्या करते हैं, स्नेक वेनम कैसे मतलब उसको रोकते हैं हम लोग प्री फॉर्म एंटीबॉडी देकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब पैसिव इम्यूनाइजेशन में आ जा रहा है। उसके बाद हमने पढ़ा तुम्हारा एलर्जीज़ क्या है, और एलर्जन क्या होते हैं, जो एलर्जी को कॉज करते हैं उसको एलर्जी बोलते हैं, एलर्जी का डेफिनेशन, और ड्यूरिंग एलर्जी के टाइम में कौन सा एंटीबॉडी तुम्हारा रिलीज़ होता है, IgE, जिससे क्या होता है, सिम्टम्स दिखते हैं तुम्हें। एलर्जी के सिम्टम्स यही होते हैं कि अगर कफ, स्नीज और तुम्हारे आंखों से पानी निकले तो वो क्या होता है, सोचो वो एलर्जेंस तुम्हारे अंदर घुस गया, अब तुम्हें एलर्जी हो रहा है। तो एलर्जी क्या होता है, कैसे रिलीज़ होता है, ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल, हिस्टामाइन और सेरोटोनिन, ये होते हैं। ये जब केमिकल रिलीज़ करते हैं तब जाके हमें एलर्जी होता है। और ये रिलीज़ कहाँ से करते हैं, तुम्हारे मस्ट सेल से करते हैं। तो उसको रोकने के लिए हम एंटी हिस्टामाइन बस स्टेरॉइड को यूज़ करते हैं जिससे कि जल्दी से रिड्यूस कर देते हैं, तुम्हारे एलर्जी के सिम्टम्स को कम कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे, ऑटो इम्यूनिटी क्या है, इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर इसमें तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आया हो तो मुझे क्वेश्चन करना। अच्छा, थैंक यू।